जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एक इंडियन क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री फिल्म के बारे में जिसका नाम है अंजाम पथेरा। दोस्तों, इस फिल्म की कहानी बहुत ही अच्छी है और इसके एंड में एक ट्विस्ट है जिसे देखकर आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। फिल्म की स्टार्टिंग में हमें अनवर हुसैन नाम का एक साइकोलॉजिस्ट दिखाया जाता है जो कि जेल में आया था एक सीरियल किलर से मिलने के लिए। इंस्पेक्टर उसे बताता है कि उस कैदी को अगले दिन फांसी होने वाली है और मरने से पहले वो आखिरी बार उससे ही मिलना चाहता था। अनवर जब उस किलर से मिलता है तो वो रिकॉर्डिंग ऑन कर देता है और उससे कहता है कि वो उसकी लाइफ के बारे में अच्छे से जानना चाहता है। वो किलर स्टार्टिंग से अपनी लाइफ के बारे में उसे बताना शुरू करता है। वो किलर उसे बताता है कि उसका नाम रिपर रवि पड़ गया क्योंकि अक्सर वो अपने हथौड़े से लोगों की खोपड़ी को तोड़ दिया करता था जिससे लोगों की मौत हो जाया करती थी। और जब वो खोपड़ी टूटने की आवाज़ को सुनता था तो उसे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आता था। रिवर रवि उससे ये भी कहता है कि उसका बचपन काफ़ी अच्छा था जहाँ उसकी माँ तो नहीं थी लेकिन उसके पिता उसका बहुत ही ख्याल रखते थे और उसके दो सिबलिंग्स भी थे और वो सभी मिल के रहा करते थे। जब वो छोटा था तो वो अपने चाचा की पोल्ट्री में काम किया करता था और वहाँ पर अक्सर मुर्गों की गर्दन काट दिए जाते थे जिसकी आवाज़ सुनकर उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। और वहीं से उसके दिमाग में जो स्कल क्रैकिंग की आवाज़ थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगने लगी थी। इसीलिए उसने कत्ल करना स्टार्ट कर दिया सिर्फ लोगों के स्कल को टूटते हुए सुनने के लिए। अनवर उसकी पूरी कहानी जानता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है जहाँ पर वो अपने क्लाइंट से मिलता है और फिर रात को वो अपनी वाइफ फातिमा और अपनी बेटी के साथ कहीं बाहर जाता है। अगले दिन वो पुलिस स्टेशन जाता है अपने दोस्त अनिल से मिलने के लिए जो कि एसीपी होता है और वो उसके पास गया था ताकि वो क्रिमिनोलॉजिस्ट की पोस्ट को ले सके। लेकिन अनिल उससे कहता है कि उसे नौकरी लेने के लिए कई सारे केसेस को सॉल्व करना होगा और अगर कोई भी पेचीदा केस आएगा तो वो उसे ज़रूर बुलाएगा क्योंकि केसेस को सॉल्व करने में वो बहुत ज़्यादा माहिर है। रात को अनवर एक स्टॉल पे जाता है सिगरेट पीने के लिए और तभी वहाँ पर एक पागल आता है जो कि उससे कहता है कि उसकी दुनिया बदलने वाली है। ये सुन के अनवर को काफ़ी अजीब लगता है और पूरी रात उसे नींद नहीं आती क्योंकि वो सोच रहा था कि आखिर उस पागल आदमी ने ऐसा क्यों कहा। रात को एक इंस्पेक्टर जब अपने घर जा रहा होता है तो अचानक से लाइट चली जाती है और अपने सामने वो एक वैन को देखता है जिसके अंदर से लाल लाइट जल रही थी। जब वहाँ पर जाता है तो वुल्फ का मास्क पहने हुए एक कातिल को देख पाता है और वो कातिल उसे हेलो करता है और उसे किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। और अगली सुबह उस इंस्पेक्टर की लाश एक माइनिंग फैक्ट्री में मिलती है जिसकी दोनों आंखें निकाल ली गई थीं। जब पुलिस को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग अनवर को भी वहाँ पर बुलाते हैं ताकि वो इस केस की इन्वेस्टिगेशन में उनका साथ दे सके। अनिल अनवर से कहता है कि वो उसे मौका दे रहा है इस केस में उसका हाथ बटाने के लिए और अगर वो इस केस को सॉल्व कर पाया तो हो सकता है कि वो उसके लिए बात करे। तभी वहाँ पे डीसीपी कैथरीन आती है जो कि इस टीम को हैंडल कर रही थी और वो उनसे कहती है कि कोई आम नागरिक नहीं था बल्कि एक पुलिस वाला था और अगर वो लोग कातिल को नहीं पकड़ पाए तो उनके लोग उन पर थूकेंगे क्योंकि जो खुद की रक्षा नहीं कर सकते वो दूसरों की रक्षा क्या करेंगे। उसके बाद उसकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए लेकर जाया जाता है जहाँ डॉक्टर बताता है कि उसकी रिपोर्ट निकालने में उसे कुछ टाइम लगेगा। कैथरीन अनिल से पूछती है कि आखिर ये बंदा कौन है तो वो उसे बताता है कि ये अनवर है जो कि एक क्रिमिनोलॉजिस्ट है और अक्सर वो केस सॉल्व करने के लिए उसकी हेल्प लेता है। कैथरीन अनवर को अपने कैबिन में बुलाती है और उससे पूछती है कि उसे इस केस के बारे में क्या लगता है तो अनवर उसे बताता है कि उसे लगता है कि ये सब प्लान के मुताबिक हुआ है क्योंकि कातिल जो है उसने पहले प्लानिंग करी होगी ये सब करने की क्योंकि जिस बारीकी से उसने दिल और आंखें निकाली हैं इससे साबित होता है कि वो प्लानिंग से ही कर रहा है। उसके बाद कैथरीन कमिश्नर को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि वो इस केस की तह तक बहुत जल्दी चली जाएगी। अगले दिन वो सभी पुलिस स्टेशन में मिलते हैं जहाँ पे इंस्पेक्टर कोशी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स आ चुकी थी और उसकी बॉडी में नींद की दवाई मिली थी। ये सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो किसी प्रकार की दवाई नहीं लेता था, नींद की दवाई उसके, और उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो किसी भी तरह की दवाइयाँ नहीं लेता था। रात को अनवर जब फाइल्स को पढ़ रहा होता है तो उसे कुछ याद आता है और वो तुरंत अनिल को कॉल करता है और उसे बताता है कि ये जो कातिल है दरअसल एक सीरियल किलर है। इसने इतनी प्लानिंग से ये काम किया है तो वो एक ही कत्ल पे नहीं रुकने वाला बल्कि और भी इंस्पेक्टर होंगे जो कि उसके शिकार बनने वाले हैं क्योंकि वो आम नागरिकों को नहीं बल्कि सिर्फ इंस्पेक्टर्स को ही टारगेट कर रहा है। ये सुनकर अनिल उसकी बात सीरियसली नहीं लेता और उससे कहता है कि उसकी नींद वो ख़राब ना करे और चुपचाप उसे सोने दे। उसी रात को एक इंस्पेक्टर जब नाकाबंदी पे खड़ा होता है तो उसकी वाइफ से कॉल पे बात करता हुआ वो थोड़ा दूर चला जाता है और तभी उसके सामने वो वैन नज़र आती है जिसके अंदर से वो वुल्फ मास्क पहना हुआ कातिल बाहर निकलता है और उसे भी किडनैप करके अपने साथ ले जाता है। जब उसके बाकी दो इंस्पेक्टर्स वहाँ पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि उसका फ़ोन ज़मीन पर पड़ा हुआ है जहाँ पर उनकी टीम अब लग जाती है उसे ढूंढने के लिए। वो हर एक जगह नाकाबंदी कर देते हैं और सीसीटीवी फुटेज को चेक करने लगते हैं लेकिन उन्हें कोई भी सबूत नहीं मिलता कि आखिर वो कहाँ पर चला गया। कैथरीन और उसकी टीम रात को भी नहीं सोती और वो काम करते रहते हैं लेकिन उन्हें उस पुलिस इंस्पेक्टर की कोई भी खबर नहीं मिलती।
तभी कैथरीन कमिश्नर को रिपोर्ट देने के लिए उनके ऑफिस में जाती है, जहाँ पर उनका ड्राइवर जब सिगरेट पीने के लिए थोड़ा बाहर जाता है तो वहाँ पर वो उस इंस्पेक्टर की लाश को देखता है और उसका भी दिल और आंखें निकाल ली गई थी और उसके सामने इंसाफ की देवी की मूर्ति पड़ी थी जिसकी आंखें पूरी तरह खुली हुई थीं। जब पुलिस वाले वहाँ पर आते हैं तो ये देखकर हैरान हो जाते हैं और अनवर को भी वहाँ पर बुलाया जाता है उन्हें असिस्ट करने के लिए। अनिल अनवर से कहता है कि कल रात को उसे उसकी बात मान लेनी चाहिए थी, अगर वो उसकी बात मानता तो वो हाई अलर्ट कर देता, जिसकी वजह से सभी पुलिस वाले सतर्क हो जाते। कैथरीन उससे कहती है कि ये सिर्फ उसकी लापरवाही है और उसकी लापरवाही की वजह से आज दूसरा पुलिस वाला मारा गया। अब वो सभी उस व्हीकल को ढूंढने लगते हैं जिससे इस लाश को यहाँ पर डाला गया हो, लेकिन जब वो CCTV फुटेज चेक करते हैं तो उसके अंदर उन्हें कुछ भी नहीं मिलता। तभी उन्हें एक ट्रक आता हुआ नजर आता है जिसके अंदर रावण की मूर्ति थी और ये देखकर अनवर उससे कहता है कि दशहरा फेस्टिवल तो परसों था, यानी कि वो लोग जो फुटेज देख रहे हैं वो 2-3 दिन पुरानी है। तभी इंस्पेक्टर चेक करती है और उसे पता चलता है कि वो सच में 3 दिन पुरानी फुटेज है। उसके बाद वो इंसाफ की देवी की मूर्ति को अच्छे से चेक करते हैं। अनवर उसे बताता है कि इंसाफ की देवी की आंखें हमेशा ढकी हुई होती हैं, लेकिन इस केस में ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो मूर्ति है स्पेशल ऑर्डर पर बनाई गई है और इसका जो चेहरा है वो इंडियन नारी की तरह है। उन्हें पता लगाना होगा कि आखिर इसका शिल्पकार कौन है। अब वो शिल्पकार को ढूंढने लगते हैं और दूसरी बात वो ये जान गए थे कि ये जो कोई भी है वो हैकर भी है, जिन्होंने उसके सिस्टम को हैक करके वहाँ की CCTV फुटेज ही निकाल फेंकी थी। अनवर एक हैकर को जानता था जो कि उनकी सहायता कर सकता था, इसीलिए वो उस हैकर को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले जाता है जहाँ पे पुलिस उसे काम पर लगा देती है और उससे कहती है कि उसका ये काम है कि वो अपनी हैकिंग स्किल्स से उनकी साइट को सिक्योर रखे ताकि कोई भी इन्फॉर्मेशन बाहर ना जा सके। अब वो उस मूर्ति के ओनर को ढूंढने के लिए जाते हैं, लेकिन उन्हें कोई भी मूर्ति वाला नहीं मिलता जिसके पास वो मूर्ति मिले। वो सभी इसका आर्टिकल भी निकाल देते हैं ताकि किसी को अगर उस मूर्ति के बारे में पता हो तो वो उन्हें कांटेक्ट कर सके। रात को एक लड़की पुलिस स्टेशन आती है उस मूर्ति के बारे में बताने के लिए, लेकिन जब इंस्पेक्टर उससे मिलने के लिए जाता है तो अचानक से वो गायब हो जाती है। तभी वो इंस्पेक्टर अपनी टीम को वहाँ पर बुलाता है और उनसे कहता है कि यहाँ पर एक लड़की आई थी जो कि अचानक से गायब हो गई और वो लोग सोचने लगते हैं कि शायद उसके पास कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन ज़रूर होगी। रात को अनवर जब उस केस के बारे में सोच रहा होता है तो उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आखिर वो क्या सोच रहा है, तो वो उसे बताता है कि ये जो मूर्ति है ये बहुत ही सुंदर मूर्ति बनाई गई है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई शिल्पकार इस पर नाम ना लिखे। फातिमा उससे कहती है कि हो सकता है कि कहीं ना कहीं उसने वो नाम लिखा हो और मूर्ति उन्होंने ढंग से बिल्कुल नहीं देखी है। कैथरीन पुलिस वालों की मीटिंग बैठाती है जहाँ पर वो सबको कहती है कि अब वो जहाँ पर भी जाएंगे ग्रुप्स में जाएंगे और हर ग्रुप में 2 लोग होंगे जो कि आगे पीछे चलेंगे और सबके फ़ोन्स ऑन रहेंगे और वो एक दूसरे से बात करते रहेंगे। कैथरीन रात को अपने ड्राइवर के साथ होती है और उससे कहती है कि वो आगे चलेगी तो वो पीछे स्कूटी से आए, लेकिन तभी अचानक कैथरीन के पास एक वैन रुकती है और कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं, तो कैथरीन उन्हें गन दिखाती है जिससे कि वो लड़के वहाँ से भाग जाते हैं। तभी वो अपने ड्राइवर से कहती है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो देखती है कि उसका ड्राइवर कोई जवाब ही नहीं दे रहा। जब वो नीचे मुड़ती है तो देखती है कि उसका ड्राइवर किडनैप हो गया है और उसका जो फ़ोन है वो नीचे गिरा हुआ है, जिससे कि वो समझ जाती है कि वो कातिल अपना काम कर गया। अब वो सभी वहाँ का CCTV फुटेज चेक करते हैं जहाँ पर वुल्फ मास्क पहने उस कातिल को देख पाते हैं और वो ये देखकर हैरान थे कि एक हेलो कहने पर वो कैसे उसे किडनैप करके ले गया। इधर कमिश्नर का भी प्रेशर पड़ रहा होता है कैथरीन पे कि वो जल्दी केस सॉल्व करे, लेकिन कैथरीन किसी भी नतीजे पर अभी नहीं निकल पा रही थी। अगली सुबह अनवर के घर पे कोई डिलीवरी लेकर आता है या फातिमा उन्हें बताती है कि उन्होंने कुछ भी ऑर्डर नहीं किया है, तो वो उससे कहते हैं कि हो सकता है किसी चाहने वाले ने उन्हें गिफ्ट दिया हो। ये सुन के फातिमा उस गिफ्ट को अंदर रख लेती है और वो अनवर को जब कॉल करती है तो उससे कहती है कि किसी चाहने वाले ने उन्हें फ्रिज गिफ्ट किया है, लेकिन अनवर ये सुन के समझ जाता है कि वो फ्रिज नहीं बल्कि कुछ और ही होगा, इसीलिए वो फातिमा को मना करने लगता है कि वो उसे ना खोले, लेकिन फातिमा ने फ़ोन नीचे रख दिया था और वो उस गिफ्ट को खोलने लगती है और तभी उसके अंदर उसे उस ड्राइवर की लाश मिलती है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाती है और ज़ोर से चिल्लाती है। सभी पुलिस वहाँ पर आते हैं इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और कैथरीन अनवर से कहती है कि वो चिंता ना करे, उन लोगों की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी वो ले रही है। इस एक्ट से उन्हें पता चल गया है कि वो कातिल को पता है कि वो भी उनका साथ दे रहा है। उस पैकेज में फिंगरप्रिंट्स ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक फिंगरप्रिंट मिल जाता है और जब वो अपने सिस्टम में उसे सर्च करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो फिंगरप्रिंट किसी शमीर नाम के बंदे का है जो कि एक बहुत बड़ा ड्रग स्मगलर था। वो हैकर जब शमीर को ढूंढने लगता है तो उसकी प्रोफाइल्स उसे मिल जाती है, जहाँ पे उसकी एक प्रोफाइल में एक लड़की भी उसके साथ नज़र आती है। उस लड़की के बारे में इन्फॉर्मेशन निकलवा लेता है और पुलिस वहाँ पे पहुँचती है और उससे पूछताछ करने लगती है। वो लड़की उसे बताती है कि शमीर से वो कुछ महीने पहले ही मिली थी और उनकी मुलाकात में उसने उसे फ़ोन और सिम कार्ड दिया था और उसके बाद वो गायब हो गया और पता नहीं कहाँ पर चला गया। उसके दिए हुए फ़ोन नंबर को जब वो टेप करते हैं तो उन्हें वहाँ की लोकेशन मिल जाती है और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उन्हें वहाँ पर शमीर की लाश मिलती है,
जिसे देखकर वो हैरान हो जाते हैं और समझ जाते हैं कि दरअसल उस कातिल ने उन्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ये सब किया है। रात को अनवर देखता है कि मूर्ति पे कुछ लिखा हुआ है। हैकर उसे बताता है कि ये तांबे की मूर्ति है, लेकिन इसे किसी केमिकल से ढका गया था। लेकिन अब वो इनिशियल उन्हें मिल गया है तो वो शिल्पकार तक पहुंच सकते हैं। अनवर ये बात कैथरीन को बताता है और वो अपनी टीम के साथ वहाँ पर निकल जाती है उस शिल्पकार से मिलने के लिए। और जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो वो शिल्पकार उनसे कहता है कि वो सारी मूर्तियाँ उसने ही बनाई थी और एक बंदे के स्पेशल डिमांड पे उसने वो बनाई थी, जिनमें से 3 वो इस्तेमाल कर चुका है 3 पुलिस वालों को मारने के लिए, और आगे वो बाकी 2 पुलिस वालों को भी मार डालेगा। वो लोग उनसे कहते हैं कि अगर उन्होंने उससे देखा है तो क्यों ना वो उसका स्केच बना दे, जिससे कि वो पता चल सके कि आखिर वो कौन है। लेकिन वो बंदा तभी अपना चश्मा हटाता है और दिखाता है कि उस शिल्पकारी के बाद उस बंदे ने उसकी आंखें ही निकाल ली थी, जिसकी वजह से अब वो देख नहीं सकता। तो अगर वो स्केच बना भी देगा तो वो पहचान नहीं पाएगा कि आखिर वो कौन है, क्योंकि वही लड़की थी जो कि उस दिन पुलिस स्टेशन गई थी उनसे मिलने के लिए। जब वो ऑफिस जाते हैं तो वहाँ पर हैकर उन्हें एक ऐप के बारे में बताता है जो कि उसने खुद बनाई थी। वो उनसे कहता है कि जो भी कत्ल हो रहे हैं उनमें एक चीज़ कॉमन है, जब भी वो कातिल उन लोगों को ले जाता है तो फ़ोन नीचे गिर जाता है, जिसकी वजह से उसने एक ऐप बनाई है। और जब किसी पुलिस वाले का फ़ोन नीचे गिरेगा तो उन्हें अलर्ट मैसेज आएगा, जिससे कि उन्हें पता चल जाएगा कि उसने अब किसको किडनैप किया है और वहाँ पर जाकर वो उन्हें बचा सकते हैं। सभी पुलिस वाले उसे अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लेते हैं। इधर रात को जब एक पुलिस वाला अपने घर पहुँचता है तो अचानक से उसके घर की लाइट चली जाती है और तभी वो कातिल वहाँ पर आकर उसे बेहोश करना चाहता है। लेकिन वो पुलिस वाला उससे लड़ने लगता है और उसका फ़ोन जब गिरता है तो हैकर को पता चल जाता है कि कोई पुलिस वाला दुविधा में है। जब पुलिस की टीम वहाँ पर पहुँचती है तो देखती है कि वहाँ से वो पुलिस वाले को ले गए हैं, यानी कि इस बार भी वो नाकामयाब हो गए थे उसे बचाने के लिए। उन्हें देखकर पता लग गया था कि वहाँ पर हाथापाई ज़रूर हुई है और वहाँ पे उन्हें इस फ़ोन के साथ एक स्पिनिंग फ्रिजेट भी मिलता है, जिसे देखकर अनवर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि शायद ये उन कातिल में से किसी का है। अगली सुबह उस इंस्पेक्टर की लाश को वो लोग मेट्रो में छोड़ देते हैं और एक लड़की उसको लेकर आई थी। जब मेट्रो स्टाफ को उस लाश के बारे में पता चलता है तो वो हैरान हो जाते हैं और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज मिलती है जिसमें वो लड़की नज़र आ रही थी जो कि उस लाश को लेकर आई थी, और वो सभी उस लड़की को ढूंढने में अब लग जाते हैं। जो चौथा इंस्पेक्टर मारा गया था उसकी पोस्टमार्टम होने लगती है, लेकिन तभी कमिश्नर वहाँ पर आता है और वो कैथरीन को इस केस से निकाल देता है, क्योंकि उसका मानना था कि वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाएगी। इसीलिए वो एक नए बंदे को हायर करता है इस केस को सॉल्व करने के लिए। रात को अनवर को पता चलता है कि पोस्टमार्टम की जो रिपोर्ट थी उसमें ये आया था कि उस पुलिस इंस्पेक्टर की बॉडी में नींद की दवा और बीपी की दवा दोनों मिली गई थी। सुन के वो समझ जाता है कि ज़रूर उसे बीपी की प्रॉब्लम होगी, जिसकी वजह से उसने बीपी की दवाई खाई होगी, और वो तुरंत कैथरीन के पास जाता है इसका एक्सप्लेनेशन देने के लिए। वो उसे बताता है कि दरअसल जो कातिल जो कोई भी हैं वो एक नहीं बल्कि वो ग्रुप में काम करते हैं, और वो सभी पहले अपने विक्टिम्स को नींद की दवा खिलाते हैं और उसके बाद उन्हें हिप्नोटाइज़ करते हैं, जिसकी वजह से उन्हें आसान हो जाता है किडनैप करना। लेकिन लास्ट पुलिस वाले के केस में ये बिल्कुल भी सेम नहीं था। वो पहले बीपी की दवाई खा चुका था और जब वो लोग उसे हिप्नोटाइज़ करने गए तो वो हिप्नोटाइज़ बिल्कुल नहीं हुआ, क्योंकि उसने बीपी की दवा खा चुकी थी जो कि तोड़ होता है नींद की दवाई का। इसीलिए वो उनसे लड़ने लगा और उनकी हाथापाई होने लगी। कैथरीन सुन के उससे कहती है कि इन्फॉर्मेशन तो बहुत अच्छी है, लेकिन वो इस केस पे अब काम नहीं कर रही, तो इसमें वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। अगले दिन अनवर को उस फ्रिजेट के बारे में याद आता है और वही पुलिस वाले के पास जाता है और उसे सिस्टम में सर्च करवाता है कि कोई फ्रिजेट किलर है या नहीं, और उन्हें पता चलता है कि साइमन नाम का एक किलर था जिसने फ्रिजेट को घुमाते हुए फ़ोटो खिंचाई थी, क्योंकि उसने अपने ही माँ बाप को जान से मार डाला था। वो जब इसकी इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उन्हें पता चलता है कि दरअसल वो एक बहुत बड़ा हैकर था जो कि डार्क वेब पे बहुत ही टॉर्चर की वीडियोस देखा करता था, और ये बात उसके माँ बाप को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। लेकिन एक दिन उसे बहुत ही गुस्सा आया और उसने अपने माता पिता को जान से मार दिया और उन्हें फ्रिज में डाल दिया, और जब पुलिस को ये पता चला तो वो उसे गिरफ्तार करके ले गए। लेकिन साइमन पुलिस के साथ उस फ्रिजेट को घुमाते हुए ले जा रहा था, मानो कि उसे कोई भी दिक्कत ना हो अपने माँ बाप के मरने से। अनवर को पता चल जाता है कि उनमें से एक साइमन है जो कि ये कत्ल कर रहा है, और वो तुरंत नए आईपीएस के पास जाता है और इसके बारे में बताता है, लेकिन उसे उसकी बात बिल्कुल भी सही नहीं लगती और वो उससे कहता है कि वो इसमें उसकी कोई मदद नहीं कर सकता। उसके बाद अनवर हैकर के पास जाता है जहाँ वो उसे बताता है कि अभी तक उन्हें वो लड़की भी नहीं मिल पाई है जो कि उस लाश को वहाँ पे रख के गई थी। लेकिन जब वो हैकर उस लड़की के अच्छे से फ़ोटो देखता है तो वो उससे कहता है कि उसे पता चल गया कि ये कौन है। वो साइमन और उसकी फ़ोटो मिलाता है और उससे कहता है कि ये साइमन ही है जो कि लड़की बन के उस मेट्रो में आया था ताकि पुलिस वाले उसे पहचान ना सकें। अब ये बात अनवर डीसीपी को बताने के लिए जाता है तो डीसीपी उससे कहता है कि वो बिल्कुल ठीक कह रहा था, वो साइमन ही था जो कि ये कत्ल कर रहा था, लेकिन ये केस अब क्लोज हो चुका है क्योंकि आज सुबह ही उन्हें साइमन और उसके साथी की लाश मिली है जहाँ पर उन दोनों ने खुद को जान से मार डाला है और आखिरी मूर्ति उन्हें वहीं से बरामद हुई है।
उन्होंने नोटिस भी लिखा है जहाँ पर उन्होंने ये लिखा है कि अब वो आत्महत्या कर रहे हैं क्योंकि उन पुलिस वालों से उन्होंने बदला ले लिया। ये देखकर अनवर को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है और सोचने लगता है कि ये सीरियल किलर खुद को क्यों मारेंगे, क्योंकि इनको तो लोगों को मारने में मज़ा आता है। ये बात वो कैथरीन को भी बताता है तो कैथरीन उससे कहती है कि ये केस उसके सर पे चढ़ गया है और ये केस अब क्लोज हो चुका है, तो इसके बारे में ना सोचे। जिससे कि अनवर को काफ़ी बुरा लगता है और वो वापस अपने घर चला जाता है। तभी उसे रिपर रवि की बात याद आती है, जहाँ रिपर रवि ने उसे बताया था कि दरअसल एक दो कत्ल करने के बाद वो अक्सर अंडरग्राउंड हो जाते हैं, जिससे कि लोगों को लगे कि वो जा चुका है, लेकिन उसके बाद फिर से वो कम बैक करते हैं और फिर वो कत्ल करते हैं। और अनवर समझ जाता है कि दरअसल असली कातिल कोई और ही है और साइबर और उसका दूसरा बंदा तो उसके सिर्फ मोहरा थे। तभी उसे उस शिल्पकार का कॉल आता है जो कि उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि वो बंदा कौन था। जब वहाँ पर पहुँचता है तो शिल्पकार उसे बताता है कि वो बंदा फिर से यहाँ पर आया था लास्ट मूर्ति लेने के लिए, यानी कि अब वो एक और पुलिस वाले को मारना चाहता है। लेकिन इस बार उसने गलती कर दी क्योंकि उसकी बेटी ने उसे देख लिया था और उसकी बेटी ने उसका स्केच भी बना दिया है। जब वो उसे उसका स्केच दिखाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो डॉक्टर बेंजामिन लुइस है जो कि ये कत्ल करवा रहा है और वो आखिरी मूर्ति ले गया था किसी एक पुलिस वाले को मारने के लिए। अब अनवर उसके गांव जाता है उसके बारे में जानने के लिए, जहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो कि बेंजामिन लुइस के काफ़ी ज़्यादा करीब था। वो उसे बताता है कि एक दिन पुलिस थाने में वो बेंजामिन के पास गया था, जहाँ पे उसके पिता पे इल्ज़ाम लगा था कि उसने अपनी ही बेटी का शोषण किया है, जिसकी वजह से उसकी बेटी प्रेग्नेंट हो गई थी। उसने देखा कि बेंजामिन काफ़ी दुविधा में है तो वो उसे घर छोड़ने के लिए गया और वहाँ पर उसने बेंजामिन से पूछा कि आखिर बात क्या है। तो बेंजामिन ने उसे वहाँ पर सारी बात बताई। उसने उसे ये बताया कि दरअसल उसके पिता ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया है। उसके पिता के लिए वो दोनों बच्चे एक समान थे और उनकी माँ नहीं थी तो वही उनका देखभाल किया करते थे। एक दिन उसकी बेटी की अचानक तबीयत ख़राब हो गई, जिसकी वजह से उसे उल्टी होने लगी थी और जब वो उसे हॉस्पिटल में लेकर गया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी बेटी पेट से है। ये सुन के वो हैरान हो गया और सोचने लगा कि आखिर ये कुकर्म किसका होगा। और उसको कई सारे लोगों ने पूछा लेकिन उसकी बेटी बताने को तैयार नहीं थी। लेकिन एक दिन उसकी बेटी ने अपनी चूड़ियाँ तोड़ दी और अपने पिता को बताया कि आखिर इसके पीछे कौन है। उसने बताया कि इसके पीछे चर्च का फादर है जो कि काफ़ी जाना माना फादर था और ये इल्ज़ाम जब वो पुलिस के पास लेकर गया तो पुलिस वालों ने इस केस को दर्ज करने से इनकार कर दिया। और उस समय वहाँ पर जो पुलिस वाला मौजूद था वो कोई और नहीं बल्कि अनिल था और जो भी पुलिस वाले मरे थे वो सभी उसके अंडर में काम करते थे। अनिल ने उससे कहा कि वो अभी केस नहीं बना रहा है और वो तुरंत फादर के पास गया और उससे रिश्वत ले ली, जिससे कि फादर ने उससे कहा कि वो उसे ही उसके केस में फंसा दे। और ये कहने पे पुलिस वालों ने उसके पिता को बुरी तरह पीटा और उसे कबूल करवाया कि उसने ही उसकी बेटी का शोषण किया है और अपने बच्चों की मौत के डर के मारे उसने ये कबूल कर लिया, जिससे कि उसे जेल में डाल दिया गया और उसकी बेटी रिबेका को कॉन्वेंट स्कूल में भेज दिया गया। बेंजामिन हमेशा अपने पिता से जेल में मिलने जाया करता था और एक दिन उसके पिता ने जेल में ही आत्महत्या कर ली क्योंकि वो समाज के तानों को बिल्कुल भी नहीं झेल पाया था। उसकी मौत पे वो सभी पुलिस वाले वहाँ पे मौजूद थे जो कि हंस रहे थे और तब से ही बेंजामिन ने ठान लिया था कि वो उनसे बदला लेकर रहेगा। उसके बाद वो कुछ दिन बाद अमेरिका चला गया वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए और जब वो वापस आया तो हो सकता है कि शायद वो उन लोगों से अब बदला ले रहा हो। ये सुन के अनवर समझ जाता है कि ये सिस्टम की ही गलती है। वो तुरंत अनिल को कॉल करता है और उसे बताता है कि उसे पता चल गया है कि उसने क्या कुकर्म किए हैं जिसकी वजह से उसकी जान खतरे में है। तो अनिल उससे कहता है कि वो उसे पार्क में मिलने के लिए आए, लेकिन जब वो उससे मिलने के लिए जाता है तो वहाँ पर उसे उसका फ़ोन मिलता है और अनिल को बेंजामिन किडनैप करके अपने साथ ले गया था। उसी पार्क में एक वेडिंग शूटिंग भी चल रही थी और अनवर उस कैमरा में वो रिकॉर्डिंग सर्च करवाता है जहाँ पे उसे एक वैन नज़र आती है जिसके अंदर उसे ले जाया जा रहा था और इस वैन को वो हैकर को भेजता है, जहाँ वो उसे सर्च करके बताता है कि दरअसल ये एक पोल्ट्री फार्म की वैन है। उस पोल्ट्री फार्म का एड्रेस उन्हें भेजता है और वहाँ पर अनवर के साथ दो लोग और पहुँच जाते हैं उन्हें बचाने के लिए। लेकिन बेंजामिन जब उसे मारने वाला होता है तो वहाँ पर जाकर वो उससे लड़ने लगते हैं और बेंजामिन एक एक करके उन्हें बुरी तरह पीटता है और बेहोश कर देता है। उसके बाद अनवर वहाँ पर आता है अनिल को छुड़ाने के लिए, तो बेंजामिन उसके सामने आ जाता है और उससे कहता है कि वो उसकी स्किल से काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस्ड है, लेकिन वो यहाँ पर आ गया अपनी जान देने के लिए। उसे लड़ने लगता है और तभी वहाँ पर एसीपी आ जाती है जो कि उसके सर पे वार कर देती है और बेंजामिन पकड़ा जाता है। अगले दिन हॉस्पिटल में अनिल आता है अनवर का शुक्रिया अदा करने के लिए कि उसने उसकी जान बचाई। तो अनवर उससे कहता है कि उसने जो उस वक्त किया वो बहुत ही गलत था और बेंजामिन के साथ उसे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। अनिल उससे कहता है कि वो मानता है कि उसने गलत किया है। इधर पुलिस अब ये ढूंढने लगती है कि आखिर वो क्या रीज़न रहा होगा जिसकी वजह से उसने पुलिस वालों को मारा होगा, लेकिन बेंजामिन उन्हें कोई भी बात बताने को तैयार नहीं था।
अनवर बेंजामिन से इन्वेस्टिगेशन रूम में मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वो उससे कहता है कि उसे उसकी कहानी पता है, लेकिन वो अपनी कहानी कन्फेस करे और बता दे कि आखिर उसने ये क्यों किया। लेकिन बेंजामिन उसे कुछ भी नहीं बताता। अगले दिन बेंजामिन को कोर्ट में ले जाया जा रहा होता है, जहाँ पे पुलिस वाले उसे रास्ते में ही रोकते हैं और उसे शूट करके जान से मार डालते हैं। और इधर अनिल जब अपने घर पे होता है तो वहाँ पर उससे मिलने के लिए एक लड़की आती है, जो कि उसको जान से मार डालती है। और अनवर को ये बात पता चल गई थी कि वहाँ पे ज़रूर कोई ना कोई आया होगा, इसीलिए वहाँ पर पहुँचता है तो उसे वहाँ पर अनिल की लाश मिलती है। तभी वो दूर देखता है और वहाँ पर उसे एक लड़की नज़र आती है, जिसे वो रिबेका कह के पुकारता है और रिबेका पीछे मुड़ती है और वो उसे देखती है और तुरंत वहाँ से भाग निकलती है। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। यानी कि दोस्तों, बेंजामिन एक तरफ मर गया था, लेकिन उसकी बहन रिबेका तो जिंदा थी, जो कि अपने भाई से मिली हुई थी और वो अपने शोषण का बदला लेना चाहती थी। इसीलिए उसने अनिल को जान से मार डाला। तो दोस्तों, ये थी इस फिल्म की कहानी। आपको इसी कहानी कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।